यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं विलियन चैप्टर्स। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की बहुत सारी विधियों के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा पहला टॉपिक है विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की जो हमारी विधि है वो है ppm, यानी पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। तो बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई विलियन हो, अगर हमारे पास कोई विलियन हो और इसमें अगर दो घटक हो, एक घटक हो A और एक घटक हो B। जब विलियन में एक घटक की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम होती है, जब विलियन में एक घटक की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम होती है, यानी विलियन जब बहुत तनु हो, एक घटक की मात्रा बहुत कम और एक घटक की मात्रा बहुत ज्यादा, यानी प्रति 1000 कणों में हम लोग उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। तो जब विलियन में दो घटक A और B है और एक घटक की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम है, तो उस स्थिति में जब हम लोग विलियन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? ppm, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख, मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख। तो बात करते हैं, तो जब हम लोग ppm में सांद्रता को व्यक्त करते हैं, जब हम लोग ppm में सांद्रता को व्यक्त करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए हमारा एक घटक जो है वो है विलय और B घटक है विलायक। तो जब विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तब हम लोग विलायक के 10 लाख कणों को लेते हैं और देखते हैं कि विलायक के 10 लाख कणों में जो विलय का संख्या है वो कितना है। तो जब हम लोग प्रति 10 लाख कणों में घटक के द्रव्यमान को या संख्या को तुलना करते हैं तब हम लोग कहते हैं कि विलियन की सांद्रता जो हम लोग व्यक्त कर रहे हैं वो किसमें कर रहे हैं? ppm में, यानी पार्ट्स पर मिलियन। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा प्रति 10 लाख विलायक के कणों में उपस्थित विलय के कणों की संख्या को जब हम लोग व्यक्त करते हैं तो उसको किसमें व्यक्त करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। तो चलिए डेफिनेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले ppm का उपयोग कहाँ किया जाता है। यदि विलियन अति तनु हो तो विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए ppm का प्रयोग किया जाता है। ppm का प्रयोग किया जाता है। तो बात करते हैं हम लोग विलियन की सांद्रता को ppm में हम लोग व्यक्त कब करेंगे? जब विलियन की सांद्रता अति तनु हो, यानी एक घटक की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम हो, उस समय हम लोग ज्ञात करते हैं ppm में। अब किस प्रकार ppm में ज्ञात किया जाता है? तो चलिए, किसी विलियन में द्रव्यमान अनुसार, यानी द्रव्यमानानुसार या आयतनानुसार किसी विलियन में द्रव्यमान अनुसार या आयतन अनुसार प्रति 10 लाख विलायक के कणों में विलय के
द्रव्यमान या आयतन को, बात करते हैं किसी विलयन में द्रव्यमान अनुसार या आयतन अनुसार, यानी किसी विलयन की द्रव्यमान के अनुसार या आयतन के अनुसार प्रति 10 लाख विलायक के कणों में उपस्थित विलय के द्रव्यमान या आयतन को ppm कहा जाता है। ppm कहा जाता है। तो बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई विलयन है तो उसमें विलायक का जो 10 लाख कण होगा उसमें उपस्थित जो विलय का द्रव्यमान या आयतन होगा उसको हम लोग ppm में व्यक्त करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। तो जब हम लोग ppm में विलयन की सांद्रता को व्यक्त करेंगे तो जिसकी सांद्रता कम है यानी विलय का, तो विलय के द्रव्यमान को ऊपर रखेंगे, विलय का द्रव्यमान, और इस विलय के द्रव्यमान को भाग दे देंगे विलायक के द्रव्यमान से। किसके द्रव्यमान से? विलायक के द्रव्यमान से। और तुलना करेंगे 10 लाख कणों में, यानी 10 पे पावर 6, 10 पे पावर 6 हो गया हमारा 10 लाख। तो बात करते हैं, तो जब हम लोग विलयन की सांद्रता को ppm में व्यक्त करेंगे तो ऊपर में किसके द्रव्यमान को रखेंगे? विलय का द्रव्यमान। किसके द्रव्यमान को रखेंगे? विलय का द्रव्यमान। नीचे किसके द्रव्यमान को रखेंगे? विलायक का द्रव्यमान। और उसको तुलना कितने से करना है? 10 पे पावर 6, यानी प्रति 10 लाख कणों में जब हम लोग विलय की मात्रा को देखते हैं तब हम लोग कहते हैं कि हम लोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त कर रहे हैं ppm में, यानी पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा क्या कहलाती है? ppm कहलाती है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ppm से जुड़े न्यूमेरिकल्स की। तो अब हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। तो हमारा जो न्यूमेरिकल है वो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 kg समुद्री जल का भार 1050 ग्राम है तथा इसमें 6 गुना 10 पे पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन गैस घुली है। विलयन में उपस्थित ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में व्यक्त करें। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है कि समुद्री जल है 1 kg और 1 kg समुद्री जल का भार 1050 ग्राम दिया है। तो यानी कि हमें समुद्री जल का भार 1050 ग्राम दे दिया गया है। अब उसमें कहता है कि ऑक्सीजन गैस घुली है 6 गुना 10 पे पावर -3। अब देखिए ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है तो यहाँ पर हमारा विलायक कौन हो गया? समुद्री जल, और विलय कौन हो गया? ऑक्सीजन। और विलयन में बोला गया है कि ऑक्सीजन की सांद्रता यानी जिस घटक की मात्रा कम है उसी का हमें सांद्रता व्यक्त करना है। किसमें व्यक्त करना है? ppm में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं कि हमारे पास विलायक का द्रव्यमान कितना है। विलायक कौन है? समुद्री जल। विलायक हमारा कौन है? समुद्री जल। तो समुद्री जल का जो द्रव्यमान है वो कितना द्रव्यमान है? 1050 ग्राम। अब हम लोग बात करते हैं विलय यानी कि O2, ऑक्सीजन गैस O2 का
द्रव्यमान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 6 गुना 10⁻³ ग्राम। अब हम लोग सांद्रता व्यक्त करने वाले हैं ppm में, पार्ट्स पर मिलियन। तो फॉर्मूला ऊपर में हम लोग रखेंगे विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान। अब विलय के द्रव्यमान को किससे भाग देना है? विलायक के द्रव्यमान से। विलायक का द्रव्यमान से, और इसको गुना करना है 10⁻6 से, क्योंकि तुलना हम लोग मिलियन में कर रहे हैं। तो बात करते हैं विलय का द्रव्यमान है 6 गुना 10⁻³ और विलायक का द्रव्यमान है 1050 ग्राम, और इसको गुना करेंगे 10⁻6 से। अब देखिए 10⁻³ है, 10⁻6 है। तो अगर हम लोग बात करें ppm की, तो ppm 6 रह जाएगा अपनी जगह पर। अब 10⁻³ है, 10⁻+6, -3 + 6 10⁻³ हो गया, बटे कितना है? 1050। अब इसको काटते हैं हम लोग, कटेगा बिल्कुल। 6 एकम 6, 4 5, 6 7 42, 3 0 6 5 30, 175। तो ऊपर आ गया 10⁻³ यानी 1000, और नीचे आ गया 175। तो ये जो हम लोगों का आया, ये आया ppm में, यानी पार्ट्स पर मिलियन में। किसमें आया? पार्ट्स पर मिलियन में। चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले हमने विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ था, फिर उसके बाद विलय का द्रव्यमान दिया हुआ था। हम लोगों ने दोनों को फॉर्मूला में बैठाया। अब जो हमारा आंसर आया है ppm में, वो बटे में है। तो अगर हम लोग इसको भाग देंगे, 175 का अगर भाग देंगे 1000 से, तो कितने बार कटेगा? 6 बार लगाएंगे तो 6 और 6 7 42 नहीं होगा, 5 बार लगाते हैं। 25 25 का 5 हासिल 2, 5 7 35 2 7 का 7 हासिल 3, 5 का 5 और 3 8, तो 5 यहाँ पे 9 में 7 गया 2 और 1, 125 दशमलव 0 1250 आ गया। अब हम लोग बात करते हैं तो 7 बाद में 7 7 49 लग जाएगा, तो दशमलव लगाते हैं 7 7 5 35 का 5 हासिल 3 7 7 49 3 52 का 2 5 7 का 7 का 5 12। तो बात करते हैं 5.7, यानी जो पार्ट्स पर मिलियन आया ऑक्सीजन गैस का O2 का, वो 5.7 आया। यानी प्रति 10 लाख मिलियन के कणों में इतना जो ऑक्सीजन गैस है वो घुला है। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार हम लोग विलयन की सांद्रता को ppm में व्यक्त करते हैं। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं मोल अंश के बारे में। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की दूसरी विधि है, वो है मोल अंश, और ये बहुत ज्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट। चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारा विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि है, वो बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है, और वो है मोल प्रभाज या मोल अंश। बहुत इंपॉर्टेंट, मोल प्रभाज या मोल अंश। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार हम लोग मोल प्रभाज और मोल अंश का से विलयन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं। तो अब देखिए, विलयन की सांद्रता को जब हम लोग मोल प्रभाज या मोल अंश में व्यक्त करते हैं, तो उसमें हम लोग सभी घटकों के मोलों की संख्या को लेते हैं, यानी सभी घटकों के मोलों की संख्या से
हम लोग विलयन के मोल प्रभाज या मोल अंश की चर्चा कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले डेफिनेशन की ओर। किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज या मोल अंश कहलाता है। तो बात करते हैं, जब हम लोग विलयन की सांद्रता को मोल प्रभाज या मोल अंश में व्यक्त करते हैं तो सबसे पहले जिस घटक का हमें मोल प्रभाज निकालना है उस घटक के द्रव्यमान को, उस घटक के मोलों की संख्या को लेंगे और उसको भाग दे देंगे सभी घटकों के मोलों की संख्या से। यानी अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास एक विलयन है और उसमें दो घटक है, एक घटक है ए और एक घटक है बी। क्लियर? अब अगर हम लोग बात करें कि एक घटक के जो मोलों की संख्या है वो है Na, एक घटक के मोलों की संख्या क्या है Na, और बी घटक के मोलों की संख्या जो है वो है Nb। अब हमारे पास विलयन में कितने घटक हैं? दो घटक हैं, ए घटक और बी घटक। ए घटक के मोलों की संख्या Na, बी घटक के मोलों की संख्या Nb। तो जिस घटक का हमें मोलों की संख्या निकालना है उसके मोलों की संख्या को ऊपर रखेंगे और उसको भाग दे देंगे टोटल मोलों की संख्या से। यानी अगर हम लोग बात करें तो माना ए तथा बी विलयन के दो घटक हैं, माना ए तथा बी विलयन के दो घटक हैं, जिनके मोलों की संख्या क्रमशः Na तथा Nb है। बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले हमारे पास जो विलयन है उसमें दो घटक हैं, एक घटक के मोलों की संख्या Na, बी घटक के मोलों की संख्या Nb। तो अब हम लोग बात करते हैं घटक A का मोल प्रभाज। तो हमें जिस घटक का मोल प्रभाज निकालना है उस घटक के मोलों की संख्या को ऊपर रखना है। तो हम लोग A का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो एक घटक के मोलों की संख्या को रखेंगे, एक घटक के मोलों की संख्या, और इसको भाग दे देंगे कुल मोलों की संख्या से। अब देखिए हमारा जो घटक A का मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज को x द्वारा सूचित करते हैं। मोल प्रभाज को किससे सूचित करते हैं? x द्वारा। अब एक घटक का मोल प्रभाज है तो हम लोग लिखेंगे XA बराबर हो जाएगा एक घटक के मोलों की संख्या, एक घटक के मोलों की संख्या Na, अब कुल मोलों की संख्या यानी दोनों मोलों की संख्या को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो Na प्लस Nb। तो जब हमें एक घटक का मोल प्रभाज निकालना था तो हम लोगों ने रखा एक घटक के मोलों की संख्या और उसको जोड़ दिया कुल मोलों की संख्या से। इसी प्रकार जब हम लोग बी घटक के मोलों की संख्या को ज्ञात करेंगे, बात करते हैं हम लोग बी घटक के मोलों की संख्या। अब देखिए इसी प्रकार जब हम लोगों को घटक बी का मोल प्रभाज निकालना है, घटक बी का मोल प्रभाज,
तो जब हम लोग घटक B का मोल प्रभाज निकालेंगे तो हम लोग ऊपर में रखेंगे B घटक के मोलों की संख्या, B घटक के मोलों की संख्या, और उसको भाग दे देंगे कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। तो B घटक का जो मोलों की संख्या है NB बटे कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? मोल प्रभाज X। कौन से घटक का? B घटक का। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास अगर विलयन में दो घटक हैं तो दोनों घटक का हम लोग मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं। XA का फॉर्मूला क्या हो गया? Na बटा Na प्लस Nb, और XB का Nb बटा Na प्लस Nb। तो एक बार हम लोग पूरे चीजों को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। जब हम लोग विलयन में मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे तो मोल प्रभाज को x द्वारा सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? x द्वारा। हमारे पास हम लोगों ने देखा, हम लोगों के पास विलयन में दो घटक थे, एक घटक था घटक A और एक घटक था घटक B। एक घटक के मोलों की संख्या थी Na, B घटक के मोलों की संख्या थी Nb। तो जब हम लोग मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे तो जिस घटक का मोल प्रभाज ज्ञात करना है उसके मोलों की संख्या को ऊपर लिखना है और भाग दे देना है कुल मोलों की संख्या से। तो जब हम लोग घटक A का मोल प्रभाज ज्ञात कर रहे हैं, किसका मोल प्रभाज ज्ञात कर रहे हैं? घटक A का मोल प्रभाज। तो हम लोग एक घटक के मोलों की संख्या रखे Na और भाग दिए कुल मोलों की संख्या। तो विलयन में दो ही घटक हैं तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कुल मोलों की संख्या निकल जाएगी, तो Na बटा Nb। उसी प्रकार XB यानी B घटक के मोल प्रभाज, X यानी कि मोल प्रभाज, तो B घटक का मोल प्रभाज निकालना था तो B घटक के मोलों की संख्या Nb को रखा और उसको भाग दे दिया कुल मोलों की संख्या से। तो इस प्रकार हम लोग विलयन का मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें हमें एक और चीज सीखना होगा कि अब हम लोग मोलों की संख्या को व्यक्त कैसे करेंगे। हम लोगों ने तो देखा कि ये तो फॉर्मूला था। अब अगर हमें काम पड़ा मोलों की संख्या निकालने का, क्योंकि एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें मोलों की संख्या तो नहीं दी हुई होगी, तो हमें मोलों की संख्या को निकालना होगा। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं मोलों की संख्या को निकालना। अब देखिए डिटेल से समझते हैं। हमारे पास एक विलयन है, इसमें दो घटक हैं, एक है घटक A और एक है घटक B। क्लियर? Na जो है वो घटक के मोलों की संख्या है और Nb जो है वो B घटक के मोलों की संख्या है। A घटक का जो द्रव्यमान है वो Wa है और B घटक का जो द्रव्यमान है Wb है। A घटक का जो आणविक द्रव्यमान है Ma है और B घटक का जो आणविक द्रव्यमान है वो Mb है। आप इसे चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं। देखिए Na बराबर क्या है? Na बराबर हमारा है A घटक के मोलों की संख्या, A घटक के मोलों की संख्या। Nb क्या है? B घटक के मोलों की संख्या। अब हम लोग बात करते हैं Wa है A घटक का द्रव्यमान, A घटक का द्रव्यमान, और Wb है B घटक का द्रव्यमान जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। Ma क्या है? Ma है A घटक का आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान, और Mb क्या है? B घटक का आणविक द्रव्यमान। चलिए ये हम लोगों ने सीखा कि कौन क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग मोलों की संख्या को कैसे निकालते हैं। हम लोग मोलों की संख्या को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास विलयन में दो घटक हैं A और B, और अगर हमें A घटक का मोलों की संख्या निकालना है, A घटक के मोलों की संख्या निकालना है,
यानी कि मोल प्रभाज। तो एक घटक का जब हम लोग को मोल प्रभाज निकालना है तो सबसे पहले हम लोग मोलों की संख्या को निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या हम लोगों का आएगा, ऊपर में Na आ जाएगा और नीचे में Na प्लस Nb। कोई प्रॉब्लम? अब जो मोलों की संख्या है Na, एक घटक के मोलों की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर हम लोग दिए गए द्रव्यमान को उसके मोलर द्रव्यमान से भाग दें तो मोलों की संख्या निकल जाएगी। यानी अगर हमें मोलों की संख्या निकालना है, प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोगों ने पढ़ा है, तो दिया गया द्रव्यमान जो है, दिया गया जो द्रव्यमान है, अगर उसको मोलर द्रव्यमान से भाग दे दिया जाए तो हम लोगों का निकल जाता है मोलों की संख्या। यानी Na का मान निकालना है तो एक घटक का जो द्रव्यमान है Wa, उसको भाग दे देना होगा एक घटक का मोलर द्रव्यमान Ma से। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला आ गया, Na। यानी जब हमें एक घटक के मोलों की संख्या निकालनी है तो हम लोग निकाल लेंगे एक घटक का द्रव्यमान बटे उसका मोलर द्रव्यमान। इसी प्रकार अगर हमें बी घटक के मोलों की संख्या निकालनी है Nb बराबर, तो Nb बराबर निकालना है तो दिए गए द्रव्यमान यानी Wb को रखना है और भाग दे देना है मोलर द्रव्यमान Mb से। तो अब हम लोग मोलों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं और जब हम लोग मोलों की संख्या को ज्ञात करेंगे तो हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो हम लोग बात करते हैं Na क्या है, एक घटक के मोलों की संख्या। कैसे निकालेंगे, एक घटक का जो द्रव्यमान है उसको भाग दे देंगे मोलर द्रव्यमान से। बी घटक के मोलों की संख्या निकालनी है तो बी घटक के द्रव्यमान को रखेंगे और भाग दे देंगे उसके मोलर द्रव्यमान से। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार हम लोग विलयन में अगर दो घटक है तो दोनों घटक का मोल प्रभाज को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोल प्रभाज से जुड़े न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि जितने भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है अब हम लोग यूज करने वाले हैं उसको न्यूमेरिकल्स के बेसिस पर। अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल्स को लेकर। तो न्यूमेरिकल है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल की तो हमारा क्वेश्चन है 90 ग्राम जल तथा 96 ग्राम मिथाइल अल्कोहल से बने विलयन में दोनों घटकों का मोल प्रभाज ज्ञात करें। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में दो घटक दिया हुआ है, एक घटक है जल और एक घटक है मिथाइल अल्कोहल। तो यानी कि हमारे पास जो दो घटक है उसमें से एक घटक है जल यानी कि H2O और एक है मिथाइल अल्कोहल यानी कि CH3OH। हमारे पास विलयन में दो घटक दिया हुआ है और एक घटक हो गया हमारा जल और बी घटक हो गया हमारा मिथाइल अल्कोहल। अब हमारे विलयन में दो घटक है और दोनों घटकों का हमें निकालना है मोल प्रभाज। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमें दिया हुआ क्या क्या है। तो हमें एक घटक का जल का हमें द्रव्यमान दिया हुआ है। जल का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, जल का द्रव्यमान 90 ग्राम। तो ये जो जल का द्रव्यमान हो गया वो हमारा जल हम लोग एक घटक ले लेते हैं। कौन सा घटक, एक घटक, और इथाइल अल्कोहल हम लोग बी घटक ले लेते हैं। ठीक, तो जल का द्रव्यमान यानी कि Wa का मान कितना हो गया 90 ग्राम। अब हम लोग निकालेंगे जल का मोलर द्रव्यमान।
यानी कि आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान कितना होगा Ma, ठीक। एक घटक का आणविक द्रव्यमान, जल का फॉर्मूला होता है H2O, तो H को गुना करेंगे 2 से और ऑक्सीजन को 1 से। H का परमाणु द्रव्यमान 1 गुना 2 और ऑक्सीजन का 16, तो जल का जो मोलर द्रव्यमान आया कितना आया 18 ग्राम, तो हम लोग यहाँ रख देंगे 18 ग्राम। अब हमारे पास WA का भी मान है और MA का भी मान है। अब हम लोग एक घटक का मोल प्रभाव निकाल लेंगे, यानी हम लोग अब जल का पहले मोलों की संख्या निकाल लेंगे। जल का मोलों की संख्या, तो जब हम लोग मोलों की संख्या निकालते हैं तो किस घटक का निकाल रहे हैं, एक घटक का, तो Na का फॉर्मूला क्या है WA बटा MA, और WA का मान है 90 और MA का मान है 18, तो 18 पंचे 90, मोलों की संख्या कितनी आ गई 5 ग्राम, किसका घटक A का। अब हम लोग बात करते हैं घटक B का। हम लोग यहाँ साइड में रखेंगे मान, Na का मान कितना आ गया है 5 ग्राम, Na का मान 5 ग्राम हमारे क्वेश्चन में दे दिया गया। अब हम लोग निकालने वाले हैं मिथाइल अल्कोहल का, यानी B घटक का। अब हमारा है घटक B, यानी कि मिथाइल अल्कोहल का द्रव्यमान। मिथाइल अल्कोहल CH3OH का द्रव्यमान, तो ये B घटक था हमारा, यानी कि WB। दिया गया द्रव्यमान कितना है 96 ग्राम। अब हम लोग इसका निकालने वाले हैं मोलर द्रव्यमान, यानी कि आणविक द्रव्यमान। एक ही चीज को हम लोग लेकर चलते हैं, मिथाइल अल्कोहल का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान यानी MB की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला है CH3OH। अब देखिए कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, कितने हाइड्रोजन है 4, हाइड्रोजन का 4 हो गया, ऑक्सीजन का 16, 16 4 20 10 30 2 32 ग्राम, तो हमारे पास MB का मान आ गया 32 ग्राम। अब हम लोग निकालेंगे मिथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाज, मिथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाज यानी NB का मान। NB का मान कैसे निकालेंगे WB बटा MB, WB है हमारा 96 और MB हमारा है 32, तो कितना आ गया हमारा 3 ग्राम, यानी NB का मान हमारा कितना आ गया 3 ग्राम। तो अभी तक हम लोगों ने क्या ज्ञात किया, दोनों घटकों के मोलों की संख्या। क्या ज्ञात किया, दोनों घटकों के मोलों की संख्या। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर होगा मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है। तो मिथाइल अल्कोहल के मोलों की संख्या Nb का भी मान आ गया, और एक घटक यानी कि जल उसके मोलों की संख्या Na का भी मान आ गया। अब हम लोग बात करते हैं इसके मोल प्रभाज को कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए, तो साथ साथ लिखना है, नोट्स बनाते चलना है। अब हम लोग बात करते हैं जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज। जल हम लोग का एक घटक है, यानी एक घटक का मोल प्रभाज XA। फॉर्मूला एक घटक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो एक घटक के मोलों की संख्या थी 5, Na का मान 5 और Nb का मान 3, तो हमारा जो आंसर आ गया कितना आ गया 5/8। अब हम लोग बात करते हैं मिथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाज। मिथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाज, मिथाइल अल्कोहल यानी XB, तो ऊपर में रखेंगे NB, नीचे में Na प्लस NB, ऊपर में हो गया 5 और नीचे में NB का मान आया था 3, Na का मान हम लोगों ने कहा था 5 ग्राम,
और Nb का मान निकाला था 3 ग्राम। ठीक है, साथ साथ लिखना है Nb का मान 3 और Na प्लस Nb का मान 8। तो 3/8 हमारा किसका मोल प्रभाज हो गया? मिथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाज 3/8 और जल का मोल प्रभाज 5/8। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, अगर हम लोग दोनों मोल प्रभाज को जोड़ें, ये तो हमारा हो गया आंसर। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसकी बेसिस पर हमेशा ऑब्जेक्टिव आता है। हमारे पास XA का मान आ गया 5/8, XA का मान 5/8 और XB का मान 3/8। अगर हम लोग XA और XB को जोड़ते हैं तो 5/8 प्लस 3/8 यानी 8/8 कट कर 1 आ गया। तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको नोट बना कर लिख लीजिएगा कि किसी भी विलयन में जो सभी घटकों का मोल प्रभाज होता है उसका योग 1 होता है। यानी अगर विलयन में हमारा XA है और XB, तो XA और XB का जो मान आएगा वो 1 आएगा। यानी किसी विलयन में सभी घटकों का जो मोल प्रभाज है उसका योग होता है 1। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार हम लोग जल और मिथाइल अल्कोहल के मोल प्रभाज की गणना करते हैं। हमें सबसे पहले क्या निकाल लेना है? मोलों की संख्या। और जब हमारे पास मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी तो हम लोग फॉर्मूला में बैठाएंगे और आसान तरीके से निकाल लेंगे। तो एक सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा ऑब्जेक्टिव में आता है XA प्लस XB बराबर 1। अब देखिए, अगर हमें XB का मान नहीं निकालना है, अगर हम लोग इस प्रकार से XB का मान नहीं निकालते हैं, मान लीजिए फॉर्मूला का हम लोग यूज नहीं करेंगे, अगर हमारे पास केवल XA का भी मान हो तो हम लोग XB का मान निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए XA प्लस XB बराबर 1 है, तो XB का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस XA। तो अगर हमें XB का मान निकालना था तो हम लोग 1 माइनस XA भी कर सकते हैं, यानी 1 माइनस 5/8। जब भाग देंगे माइनस करेंगे हम लोग तो 8 में 5 जाएगा, यानी आंसर कितना आ गया? 3/8। तो यहाँ से हमारा दो फॉर्मूला आया, XA प्लस XB बराबर 1, उसी से हम लोगों का निकल गया XB का। और अगर हमारे पास XA का मान निकालना है और XB का मान है तो 1 माइनस XB कर देंगे। इसे नोट में लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार विलयन का मोल प्रभाज ज्ञात किया जाता है और हम लोगों ने टॉपिक को पढ़ा पार्ट्स पर मिलियन को। तो आज के सेशन में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी बहुत सारी ऐसी विधि है जिसके द्वारा विलयन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।